राजा राम के फैक्ट्री जाते ही वे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। वे दोनों बिस्तर पर एक दूसरे में खोए ही थे कि संयोग से उसी दिन अलका दरवाजा बंद करना भूल गई थी। उधर जब सेठ राजा राम ने अंदर प्रवेश किया उस समय अलका और विनय एक दूसरे की बाहों में थे। राजेंद्र काफी गरीबी में दिन गुजार रहा था। सारे दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ उसे मिलता था उससे सिर्फ उसके परिवार का खर्च ही पूरा हो पाता था। एक तरफ तो राजेंद्र को चारों ओर से गरीबी की चादर ने लपेट रखा था, ऊपर से उसके यहाँ 4 बेटियां पैदा हो गई थी। गुजरते वक्त के साथ साथ बेटियां जवानी की दहलीज पर पैर रख चुकी थी, लेकिन पैसे के अभाव में वह अपनी एक भी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सका था। गरीबी की बैसाखियां थामे राजेंद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो उसे ढेर सारी दौलत चाहिए, जो उसके पास अभी बिल्कुल भी नहीं थी। राजेंद्र को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घेरे रहती थी। वह सेठ राजा राम के यहाँ माल ढोने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने मालिक से इस विषय में बात करे, शायद वह उसकी कुछ मदद कर दे। राजा राम की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। वह शक्ल से काफी भद्दा लगता था, मगर उसकी दौलत ने उसके इस भद्देपन को ढक रखा था। राजेंद्र उसके ऑफिस में आया और झुककर उसका अभिनंदन किया। राजा राम ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो राजेंद्र, कैसे आना हुआ? मालिक, बोलो बोलो, आपके पास एक आशा लेकर आया था। राजेंद्र ने कहा, आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा। कुछ बताओ तो सही राजेंद्र। मालिक, राजेंद्र ने कहा, मुझे अब आगे की 4 बेटियां हैं और सभी जवान हो रही हैं। यदि आप मुझे कुछ रुपया एडवांस दिला दे तो मैं अपनी एक भी बेटी के हाथ पीले कर दूं। वह धन आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। राजा राम कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, राजेंद्र जी मालिक, बैठो। राजेंद्र डरता हुआ सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। राजा राम ने अपने सामने रखे इंटरकॉम का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। राजा राम के इस रूप को देखकर राजेंद्र मन ही मन बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है। वह उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहा है। बात राजेंद्र की समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि राजा राम अपने सामने किसी को बैठना भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठने के लिए क्यों कहा, क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहा था। ऐसे ही ढेर सारे सवालों का तूफान उसके मन में चलने लगा। वह अपने विचारों में खोया हुआ ही था कि तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय रखकर चला गया। पास ही 2 कप रखा गया था। सेठ राजा राम ने अपने हाथों से चाय बनाई, एक कप राजेंद्र की ओर बढ़ाया। लो राजेंद्र, चाय पियो। मालिक, राजेंद्र ने कहा, मैं भला आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह आप क्या कह रहे हैं? आपके पास अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। राजेंद्र जी मालिक, तुम बेफिक्र होकर चाय पियो, राजा राम ने कहा। बाद में हम उस विषय में बात करेंगे। डरते डरते राजेंद्र चाय पीने लगा। ट्रे में बिस्किट रखे थे, मगर उसने उनमें से कोई बिस्कुट नहीं उठाया। उसने अपने जीवन में कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन सेठ राजा राम के साथ बैठकर चाय पी सकता है, जिसके कई मील हैं और न जाने कितने किस्म किस्म के व्यापार हैं। आखिर चक्कर क्या है, उसकी समझ में नहीं आया। एक बार उसने यह अवश्य सोचा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेठ राजा राम, जो कि विदुर है, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहता हो। लेकिन अपने इस ख्याल को उसने अपने दिल से निकाल दिया। भला उसके ऐसे भाग्य कहाँ कि जो उसकी बेटी इतने बड़े घर में चली जाए। इसी पसोपेश में उसने चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। राजा राम ने भी चाय समाप्त कर ली थी। उसके बाद राजा राम ने राजेंद्र की ओर मुखातिब होते हुए कहा, राजेंद्र जी मालिक,
शायद यह आप जानते होंगे कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। राजा राम ने बात प्रारंभ करते हुए कहा, जी मैं जानता हूँ राजेंद्र जी। राजा राम ने कहा, हमारे पास बेपनाह दौलत है, लेकिन कोई वारिस नहीं है। बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपभोग करने वाला कोई ना हो, तब तक यह सब बेकार है। जी मैं यह जानता हूँ। आप अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए। राजा राम ने कहा, यदि वो हमारे घर की लक्ष्मी बनना कबूल करे तो हमें प्रसन्नता होगी। और हाँ, आप एक बात भली भांति समझ लें कि आप पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से इस बात को स्वीकारेगी तो हम आपको इतना धन देंगे कि न केवल आपकी हालत सुधर जाएगी, बल्कि आप अपनी बाकी की तीनों बेटियों का विवाह बड़ी शान से कर सकेंगे। जी, राजेंद्र हकलाता हुआ बोला, अब आप आराम से घर जाइए और अपने बच्चों से बात कीजिए। यदि हमारी बात उन्हें ठीक लगे तो आप सुबह घर पर आ जाइएगा। बाकी बातें हम वहीं करेंगे। जी। और राजेंद्र वहां से उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद राजा राम अपने ऑफिस के कार्यों में लग गया। राजेंद्र प्रसन्नता से चलता हुआ अपने घर पर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से वह सब बातें कह दी जो राजा राम ने उससे कही थी। राजा राम की तरह उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उनके मुताबिक के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, अलका से तो पूछ लो, बुलाओ उसे। अलका को उन्होंने वहीं बुला लिया। वहीं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। अलका की माँ ने उससे कहा, बेटी, आज तेरे लिए मिल मालिक सेठ राजा राम का पैगाम आया है। उसकी उम्र जरा ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों के पास धन होता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर भी उन्होंने यह कहा है कि आप लोग अपनी बेटी से पूछ लें। हाँ, मैं अपनी ओर से यह कहूँगी कि यदि तुम उनके साथ शादी की हाँ कर लोगी तो न केवल हमारे दिन फिर जाएंगे, बल्कि तुम्हारी बाद की तीनों बहनों के भी रिश्ते समय से और अच्छे परिवारों में हो सकेंगे। जी, तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, हमें सुबह बता देना, माँ ने काफी प्यार भरे अंदाज में कहा। मम्मी, हाँ बोलो बेटी, इसमें सोचना क्या है? अलका ने कहा, यदि मैं सेठ राजा राम से शादी कर लूं और उसकी पत्नी बन जाऊं तो निश्चित ही हमारे परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। अपने परिवार की खातिर मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। राजेंद्र और उसकी पत्नी ने बलिदान शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। वे दोनों बेटियों की स्वीकृति पाकर प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने तो नोटों का ढेर घूम रहा था। अगले दिन राजेंद्र सुबह 9 बजे सेठ राजा राम की कोठी पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह जानता था कि वह सेठ जी के यहाँ काम करता है और किसी काम से आया होगा। वह लॉन की ओर बढ़ गया। सेठ राजा राम लॉन में बैठा चाय पी रहा था। उसके हाथ में सुबह का समाचार पत्र था। उसके पास पहुंचकर राजेंद्र ने नमस्ते की। उसकी नमस्ते का उत्तर देते हुए राजा राम ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। राजेंद्र सामने बैठ गया। सेठ राजा राम के पास उसका छोटा भाई विनय बैठा हुआ था। उम्र यही होगी 17-18 वर्ष। बेहद खूबसूरत नौजवान, अंग अंग गठीला व कसरती। राजा राम ने विनय से चाय बनाने को कहा। विनय ने चीनी दूध प्याले में डालकर चाय की पत्ती के ऊपर से पानी डाल दिया और प्याले में चम्मच लगाकर प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। राजेंद्र चाय पीने लगा। राजा राम ने कुछ देर बाद समाचार पत्र एक ओर रख दिया और फिर उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा, कहिए, आपको क्या विचार है? जी, हम तैयार हैं, राजेंद्र ने कहा। हमने स्वयं अलका से पूछ लिया है, उसे भी कोई एतराज नहीं है। गुड। जब राजेंद्र ने चाय समाप्त कर ली तो राजा राम राजेंद्र को अपने साथ लेकर अंदर गया। अंदर आकर उसने राजेंद्र को 2 लाख रुपए दिए और ढेर सारा जेवर दिया और साथ ही यह भी कहा, आप तैयारी कीजिए और आज से ही आप हमारी दूसरी कोठी में चले जाइएगा, वह खाली पड़ी है।
सेठ जी, यह सब कुछ मैं कैसे ले लूं? राजेंद्र ने कहा। मैं बेटी का बाप हूँ, बेटी वाले लेते नहीं देते हैं, आप चिंता न कीजिए। राजा राम ने कहा, आप ऐसा कुछ मत सोचिए, मेरे पास अथाह दौलत है, इसमें 2 या 4, 10-20 लाख निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, हमारे नौकर आज ही आप लोगों को हमारी दूसरी कोठी में पहुंचा देंगे। कोठी पर आवश्यकता की हर चीज आपको मौजूद मिलेगी। बाकी के 2-4 लाख रुपए कल आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। सेठ राजा राम का ससुर बनने लायक आप अपने आप को बनाइए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। और हाँ, राजा राम ने कहा, अब आपको फैक्ट्री जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रहिए, दिल खोलकर पैसा खर्च कीजिए। राजेंद्र मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपने जीवन में इतना पैसा कभी अपने स्वप्न में भी एक साथ नहीं देखा था। 2-4 लाख रुपए बैग में, ऊपर से जेवर। वह मन ही मन सोच रहा था कि घर जाकर इन नोटों को एक बार जी भर कर देखूंगा। कभी कभी वह सोचता था कि कहीं इतने नोटों को एक साथ से उसका हार्ट फेल न हो जाए। वह अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था। बाहर आकर राजा राम ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, इन्हें इनके घर ले जाकर और वहां से इनके परिवार को सम्मान सहित हमारे दूसरे बंगले पर पहुंचा देना तथा वहीं पर इनकी सेवा में मौजूद रहना। जो आज्ञा सेठ जी। तब राजेंद्र के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। उसे लगा यह सब स्वप्न है, हकीकत में इसका कोई संबंध नहीं है। राजेंद्र ने अपनी उंगली दांत के नीचे देकर दबा दी। दर्द हुआ तो समझ गया यह स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत है। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का द्वार खोला और राजेंद्र पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने द्वार बंद किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। राजेंद्र ने ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया था। राजेंद्र का तो जैसे भाग्य ही बदल गया था। तभी तो कहते हैं, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुत्तो मनुष्य। अर्थात स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के विषय में तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। ड्राइवर ने राजेंद्र को ले जाकर उसके द्वार पर उतार दिया। राजेंद्र बैग लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में बैग देखकर बोली, इसमें क्या है, आओ दिखाता हूँ। और उसने अंदर जाकर उस बैग को एक पुरानी सी मेज पर रखा और खोल दिया। बैग में 100 के नोटों की गड्डियां लगी पड़ी थी। एक और कोने में जेवर पड़े थे। ये सब क्या है अलका के पापा? यह सब हमारा है अलका की माँ, राजेंद्र ने कहा। सेठ जी ने कहा है कि तुम लोग शादी की तैयारी करो, कल और पैसा मिल जाएगा। सेठ जी ने रहने के लिए अपनी एक कोठी भी दे दी है। आप सच कह रहे हैं अलका के पापा? उसने गंध कट से पूछा। हाँ अलका की माँ। राजेंद्र की आवाज खुशी की वजह से कांप रही थी। राजेंद्र की पत्नी उन नोटों के बंडलों को काफी देर तक इस तरह से देखती रही जैसे फिर नोटों का यह ढेर उसे कभी दिखाई नहीं देगा। तभी ड्राइवर ने अंदर आकर कहा, आप लोग बंगले पर चलिए। सेठ जी ने कहलवाया है कि जो वहाँ ले जाने लायक आवश्यक सामान होगा वो वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा भाई। अलका की माँ जी, इनसे कहो कि तैयार हो जाएं। राजेंद्र ने कहा, हम लोग बंगले पर चलेंगे। क्या अब हम उस बंगले में ही रहेंगे? हाँ भाई। अब तक राजेंद्र की पत्नी ने अपनी चारों जवान बेटियों को तैयार होने के लिए कह दिया। वे सब तैयार होकर गाड़ी में आगे बैठे। खुदा जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और राजेंद्र के साथ ऐसा ही हुआ था। ड्राइवर ने उन लोगों को लाकर सेठ के बंगले पर छोड़ दिया और वो वहीं पर रुक गया। दूसरे नौकर राजा राम का आवश्यक सामान उठा लाए। राजेंद्र की पत्नी और लड़कियां पागलों की भांति महलनुमा बंगले को देख रही थी। उनमें से किसी को भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सब सच है। उनकी नजर में यह सब बस एक स्वप्न था। तभी वहां एक आदमी आ गया। उसने राजेंद्र को 2-3 दुकानों के पते बताए और कहा, इन दुकानों से आप लोग आवश्यकता की सभी चीजें जितनी आवश्यकता हो खरीद ले। सेठ जी ने फोन कर दिए हैं। अच्छा भाई। और इस तरह से 3-4 दिन तक वे खरीदारी करते रहे।
कल तक जो राजेंद्र मामूली मजदूर था, जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज सेठ राजेंद्र कहलाने लगा था। उन सबके ठाठ निराले थे। उसकी बेटियां सजी धजी परियां सी लगने लगी थी। खूबसूरत तो वे थी ही, दौलत आ जाने पर सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा और फिर बड़ी धूमधाम के साथ 1 माह बाद अलका और राजा राम की शादी हो गई। अलका दुल्हन बनकर उस बंगले में आ गई। सेठ राजा राम के बंगले पर अलका का भव्य स्वागत हुआ। वह अपने कमरे में चली गई। फूलों से सुहागरात से सजाई गई थी। रात्रि में अलका अपनी सुहाग सेज पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद सेठ राजा राम भी आ गया और वही हुआ जो सुहागरात में होता है। अलका ने अपने परिवार की खुशियों के लिए सेठ राजा राम से विवाह करने पत्र के समान ही हाँ कर ली थी, लेकिन इस शादी से वह मानसिक तौर पर जरा भी प्रसन्न नहीं थी। उसने तो केवल अपने परिवार की खातिर कुर्बानी दी थी। उसकी नजर राजा राम के भाई विनय पर थी, जिसे राजा राम अपने पुत्र के समान प्यार करता था। सेठ राजा राम जब फैक्ट्री चले जाते तो अलका विनय के पास आ जाया करती थी। क्योंकि रिश्ता देवर भाभी का था, इसलिए उससे मजाक करने लगती थी। विनय सामाजिक तौर पर नादान था। उसे लोगों के पास उठने बैठने का पता ही नहीं मिला था। यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी घर पर ही हुई थी। जब अलका उसके साथ छेड़छाड़ कर दी तो उसे अजीब सा महसूस होता था। शरीर के अंगों में तनाव सा आ जाता था। एक दिन जब राजा राम फैक्ट्री चला गया तो अलका विनय के रूम में आ गई। वह बैठा कुछ पढ़ रहा था। अलका ने उसे संबोधित करते हुए कहा, क्या पढ़ रहे हो देवर जी? कुछ नहीं भाभी जी, बस यूं ही दिल बहला रहा था। अच्छा। अलका अपने पीछे द्वार बंद कर आई थी। उसे उसके पास आने जाने से कौन रोक सकता था। उसके पास आते ही अलका ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। बेचारा विनय कुछ नहीं बोल पाया। उसका सारा अंग कपकपा गया और न जाने उसे कैसा कैसा लगने लगा। अलका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, विनय जी भाभी जी, एक बात बोलूं? कहिए। अगर हम कोई बात कहें तो आप अपने भाई साहब से तो नहीं कहेंगे ना? यदि आप मना करेंगी तो नहीं कहेंगे। गुड। अलका ने कहा, आओ हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे, लेकिन इसके विषय में अपने भाई साहब से भूल कर भी कुछ न कहना। जी। और अलका विनय को अपने साथ लेकर बिस्तर पर आकर लेट गई। वह भी उसके पास ही लेट गया। उसके बाद अलका ने विनय को वह सब कुछ सिखा दिया जो उसे नहीं सिखाना चाहिए था। दरअसल उसने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि वह शादी राजा राम से जरूर कर रही है, लेकिन विनय की होकर रहेगी। अब विनय को कुछ कहने या बताने की आवश्यकता नहीं थी। वह अलका के लिए ट्रेंड हो गया था। राजा राम के फैक्ट्री जाते ही वे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते। विनय को इतनी अक्ल आ गई थी कि जो खेल अलका उसके साथ खेल रही है उसके विषय में राजा राम से हरगिज नहीं कहना है। अलका की वजह से उसका सारा परिवार सुखी हो गया था और अब उसे कोई अफसोस नहीं था। अलका राजा राम को इस बात का जरा भी शक नहीं होने देना चाहती थी कि वह उसे नहीं चाहती है या उसके भाई को प्यार करती है। समय बीतता गया। राजा राम को भी किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। पत्नी से पत्नी का सुख मिल ही रहा था। एक दिन जब राजा राम फैक्ट्री चला गया तो उसके जाने के बाद ही अलका विनय के कमरे में आ गई। जनाब विनय भी उसकी प्रतीक्षा में ही रहता था। उसके आते ही विनय ने अलका को बाहों में भर लिया। वे दोनों बिस्तर पर आ गए। उधर किसी जरूरी फाइल को लेने के चक्कर में राजा राम वापस कोठी पर आ गया। जब वह विनय के कमरे के पास से गुजरा तो उसे अंदर से आवाजें आती सुनाई दी। सौभाग्य से उस दिन अलका दरवाजा बंद करना भूल गई थी। उन आवाजों को सुनकर एक बार तो उसने सोचा विनय और उसकी भाभी बात कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ उसके अलावा बातें करने वाला
और कोई नहीं है। वह आगे बढ़ गया, मगर अचानक न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने द्वार को अंदर की ओर ढकेल दिया। अगर राजा राम ने विनय को आवाज दे दी होती तो गनीमत थी, वे उठ जाते या होशियार हो जाते। उसने तो एकदम से द्वार ही खोल दिया और अंदर प्रवेश कर गया। जब सेठ राजा राम ने अंदर प्रवेश किया, उस समय अलका और विनय एक दूसरे की बाहों में थे। उनको इस स्थिति में देखने की तो राजा राम ने कभी सपने में भी आशा नहीं की थी। जिस भाई को वह अपने पुत्र की तरह पाल रहा था और वह पुत्रवत प्यार करता था, वह ऐसा नीच काम करेगा, उसके सोचने का प्रश्न ही नहीं था। सेठ राजा राम को वहां देखकर अलका और विनय बुरी तरह से बौखला गए। बौखला जाने और हड़बड़ा जाने की बात भी थी। सेठ राजा राम फिर वहां एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह वहां से अपने कमरे में गया। उसने सेफ खोली, उसमें लोडेड रिवॉल्वर रखा हुआ था। रिवॉल्वर निकाला और अपनी कनपट्टी से सटाकर ट्रिगर दबा दिया। धाय एक आवाज हुई और सेठ राजा राम का काम तमाम हो गया। विनय और अलका उनके रूम की ओर भागे, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। कोई परिवार में इस बात को न जान सका कि सेठ राजा राम ने क्यों अपनी जान दे दी। पुलिस आई और पोस्टमार्टम के लिए लाश ले गई। रिवॉल्वर पर राजा राम की उंगलियों के ही निशान थे, इसलिए आसानी से यह बात साबित हो गई कि उन्होंने आत्महत्या की है। क्यों की है, इस बात को सिर्फ अलका और विनय ही जानते थे। सच बात यह है कि अलका तो उसकी आत्महत्या से खुश थी। उसके रास्ते का कांटा स्वयं ही निकल गया था। रीति के अनुसार 13 दिन तक उसका शोक मनाया गया और फिर समाज की रीति के अनुसार अलका और विनय पति पत्नी घोषित हो गए। विनय को अधिक ज्ञान नहीं था, इसलिए फैक्ट्री में भी अलका विनय के साथ जाने लगी थी। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।